न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरबेली के पास जंगल से पुलिस ने बरामद की विस्फोटक सामग्री। नक्सलियों ने छुपाकर रखी थी विस्फोटक सामग्री। राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने कहा, मोदी सरकार ने किए सबसे अधिक विकास कार्य। कांग्रेस के नए मंडलम अध्यक्षों को दिया गया प्रशिक्षण। 10 दिनों में जाना होगा 10 गांव। दूसरे दिन भी रद्द रही ट्रेनें, यात्री होते रहे परेशान। जनसुनवाई में 170 लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। बिरसोला में एक युवक ने लगाई फांसी। ई अटेंडेंस को लेकर असमंजस में है शिक्षक और सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। जिले की पुलिस ने देवरबेली के पास सायर संदुका के जंगल में नक्सलियों द्वारा डंप कर रखा विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विस्तार दलम के कमांडर संपत, दामा, संगीता, ममता और अन्य 10-12 नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला करने की नियत से विस्फोटक सामग्री टेमनी से संदुका के रास्ते में नाले से पूर्व दिशा में जंगल के अंदर छिपा रखा है। इस पर लांजी के एसडीओपी अखिल पटेल के नेतृत्व में हॉक फोर्स देवरबेली चौकी की पुलिस और जिला पुलिस बल की एक टीम गठित की गई। इस टीम में उस स्थान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इसमें 2V500AH लीड एक्सीड बैटरी की बॉडी, जिसमें सीमेंट विस्फोटक सामग्री भरी होकर वायर कनेक्शन लगा बम, 2 अत्याधुनिक वायरलेस सेट सहित कई सामग्री जब्त की गई। राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने कहा कि आजादी के बाद यदि किसी सरकार ने तेजी से विकास किया है तो वह मोदी सरकार है। नरसिंहपुर से पधारे श्री सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आगे कहा कि मोदी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। इस दौरान जब उनसे प्रश्न किया गया कि बालाघाट के कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली गए 1.5 वर्ष हो गए हैं, बिजली बिल भी आता है लेकिन आज तक अंधेरा है, इस पर भाजपा पदाधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आज मुख्य रूप से इस लक्ष्य को लेकर के आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि भारतवर्ष में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरह का इतिहास रचा है और उनके 4 वर्ष की कालावधि पूरी हो गई, और इस संदर्भ में अपना रिपोर्ट कार्ड वर्तमान सरकार ने जो जो काम किया है उसके संदर्भ में आपके माध्यम से लोगों तक हमारी बात जाए। 47 के बाद इस तेजी से हर सेक्टर में समाज के प्रत्येक दर्द को छूने का प्रयास यदि किसी सरकार ने किया है और स्पीडली 4 वर्ष की अवधि में, उस संदर्भ में आपसे विचार शेयर करना चाहते हैं। चाहे तो अपने विलेज एरिया में अपन देख लें कि शुरुआत तो अटल जी ने की थी, लेकिन वर्तमान में जिस तेज़ी से काम हुआ है, 2 ही चैलेंज थे गाँव में, आवास, बिजली। अभी पूरे हिंदुस्तान में लक्ष्य भेदी जो कार्यक्रम निर्धारित किया प्रधानमंत्री जी ने कि हम जून 18 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में बिजली भेज देंगे, और आज हम आपके सामने बिजली भेज करके उपस्थित हैं। हमारे जैसे ज़िले में तो अभी ये है कि शायद जून तक हम प्रत्येक घर तक का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे हमारे नरसिंहपुर ज़िले में। बल्कि सुदूर ये आपके छिंदवाड़ा ज़िले से पहाड़ के नीचे के गांव हैं जो हमारे ज़िले से अप्रोचेबल नहीं है, ऐसे 12 गांव स्वतंत्रता के बाद अभी 1 माह पूर्व वहाँ पहली बार लोगों ने बिजली देखी। और बिजली नहीं, संपूर्ण बिजली, इतने सब स्टेशन और नीचे तक आखिरी पॉइंट तक मोटर घूम रही है। पूरा प्रकाश जितना वोल्टेज चाहिए उतना प्राप्त हो रहा है। केश शिल्पी सेन नाई समाज की बैठक बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में बढ़ती महंगाई को देखते हुए रेट बढ़ाने पर चर्चा की गई।
भास्कर भारद्वाज, केस शिल्पी सेना समझ जिलाध्यक्ष। आज किस संबंध में बैठक बैठा ली है? आज इस संबंध में बैठक बिठा ली गई है क्योंकि आने वाली जो महंगाई जो बढ़ रही है आज के समय में, हर कॉस्मेटिक पे GST भी लगाया गया है और भी अन्य प्रकार का और भी कार्य होता है जिसमें बहुत महंगाई बढ़ गई है, जिसमें हमें दुकानदार अपने केस शिल्पी भाई दुकानदारों को कोई बचत नहीं हो रही है, जिसके बारे में अभी रेट बढ़ाने की इसमें भी चल रही है। और आगामी और 26 तारीख की बैठक है, जिला स्तरीय बैठक, उसमें भी और कुछ संशोधन किया जाएगा। इस महंगाई को देखते हुए इसमें जो बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में काफी परिवर्तन किया गया है। इसी के चलते नए पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। डाइट में जिले के 700 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संख्या को पूर्णांक के अंतर्गत माना है, तो क्या वो अपने साथ इनको भी समेट के मिला है? संख्या जो दी गई है पूर्णांक वाली संख्या है, हमने पूर्णांक केवल और केवल -3, -2 इस प्रकार की जो संख्याएं आ रही है, जो काउंटेबल है 1, 2, 3, 4 है ना, ये पूर्णांक संख्या हुई। ओके, मैं भी इस प्रकार से बच्चों को मुझे से बोला भात क्या है? भात एक प्रकार से चोट करना, यही घात है, प्रहार करना, ये घात हो गई। कितने बार कर रहे हैं आप? 2 बार। वो अंक हो गया, घातांक हो गया। सर आपका परिचय बताएं। हाँ, मैं सर KD तितरमारे, प्रशिक्षण प्रभारी डाइट बालाघाट। सर ये मगर जैसे प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है शिक्षकों को, क्या मकसद है इसके पीछे, शासन की क्या मकसद है? सर अपने राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की जो पुस्तकें संचालित थी, अब केंद्र सरकार की जो CBSE योजना है और NCERT इस पर कार्य कर रही है। वो चाह रही है कि जो बच्चे सेंट्रल लेवल पे CBSE का कोर्स पढ़ करके आगे निकलते हैं, उसी प्रकार राज्य के बच्चे भी उस कोर्स को यदि पढ़ लेते हैं तो वे भी उनके बराबरी करेंगे और एक समरूपता अपने राज्य में या भारत में आएगी। इस हिसाब से ये पाठ्यक्रम को CBSE स्तर का बनाकर NCERT आधारित पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाकर ट्रेनिंग दिया जा रहा है टीचरों को। सर संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के समान बालाघाट जिले में भी माध्यमिक स्तर के विषय हिंदी और गणित पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें डाइट में प्रशिक्षित किया जा रहा है। चूँकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में जॉयफुल लर्निंग का शेड्यूल था, अभी 15 जून से 30 जून तक भी शेड्यूल होगा। उस पर आधारित, दक्षता उन्नयन पर आधारित और NCERT आधारित जो पाठ्यपुस्तकें परिवर्तित हुई है, उन तीनों बेसों पर इन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि जब ये जुलाई से अध्यापन कार्य अपने विद्यालय में संपन्न करेंगे तो उन बच्चों को पूरा का पूरा जानकारी देंगे, जिससे वे बच्चे लाभान्वित होंगे और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इन्हें प्रशिक्षण DRG मास्टर फैसिलिटर द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने 6 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तर पर प्राप्त किया है। बालाघाट डाइट में 120 टीचर प्रथम चरण में 11 से 15 जून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनके आर्डर्स ऑनलाइन जनरेट किए जा चुके हैं। और सर जो पाठ्य पुस्तक जो परिवर्तित जो की गई है, कौन कौन सी क्लास की? ये 8वीं क्लास की, पिछले साल 6वीं की गई। गोंदिया, गंगाझरी और काथेवानी की रेलवे लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नल का कार्य शुरू होने के चलते पिछले 2 दिनों से गोंदिया से बालाघाट और बालाघाट से समनापुर और कटंगी के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रही हैं, जिसके चलते स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिग्नलिंग के कार्य शुरू होने के कारण पिछले 2 दिनों से गोंदिया से समनापुर के बीच चलने वाली ट्रेन रद्द रही। वहीं गोंदिया से कटंगी के बीच 3 फेरे ट्रेन चलाई जा रही है, जो मंगलवार को कई घंटे देरी से चलाई गई, जिसके कारण समय पर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को कई घंटे ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 4:30 बजे गोंदिया से कटंगी जाने वाली ट्रेन का इंजन सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके चलते ट्रेन अपने समय से काफी देर बाद गोंदिया स्टेशन से रवाना हुई, जिसके कारण ट्रेन की आवाजाही पूरे दिन प्रभावित रही। ट्रेनों के पुनः सुचारू रूप से संचालन किए जाने के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान स्टेशन प्रबंधक HL खुशवाहा ने बताया कि स्टेशनों में चल रहा सिग्नलिंग का कार्य 90% पूरा हो गया है। साथ ही उन्होंने बुधवार से सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलाए जाने की आशा व्यक्त की है।
सब जूनियर गर्ल्स स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ 12 जून को किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया और समाज सेवी त्रिलोक चंद कोचर की प्रमुख उपस्थिति में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। स्टेट लेवल चैंपियनशिप का पहला मैच भोपाल और सीहोर के बीच खेला गया। इसमें भोपाल की टीम विजेता रही। वहीं दूसरे मैच में देवास ने बालाघाट की टीम को पराजित किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए मंडलम अध्यक्षों को मंगलवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में जोनल संयोजक नितिन कुमलकर द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने नए मंडलम अध्यक्षों से कहा कि उन्हें 10 दिन में 10 गांवों में जाकर कार्य करना है। लोगों का मानना है कि नहीं, नए लड़के निकल के आए हैं जो 15 साल से थे उनको करना चाहिए, लेकिन हमने बदलाव किया है कि नए लड़कों का, नए चेहरे को हम लोगों ने देने का कोशिश, चेहरा देने की कोशिश किए हैं कि आप जो है इसको अच्छे ढंग से वर्किंग कर सकें। ये आप हमारी टीम के प्रमुख मेंबर हैं। करना क्या शुरुआत होगी, आपको सबसे पहला वर्क दिया जा रहा है जो इस राउंड में मैं यूपी जाऊंगा और वापस आऊंगा तो वो आपको मिलना है। आपके पास एक कागज दिया गया होगा बूथ लेवल 2 की नियुक्ति। एक आपके पास ऐसा कागज हम लोगों ने दिया है, ब्लॉक अध्यक्ष को भी यह उपलब्ध कराया गया है और ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से भी मिलना है। यहाँ तक कि पूरे जिले का PLA 2 की नियुक्ति हो चुकी है शहर को छोड़ करके। शहर में यह प्रक्रिया चालू है, लेकिन DM ऑफिस से यह निर्देश आया कि सबका बायोडाटा के रूप में इसको भर करके आप जमा करोगे। तो ये आपका पहला वर्किंग होगा, ये आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष से पूछ लेंगे 10 दिन में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि मंडलम अध्यक्षों को मतदान केंद्र संबंधी जानकारी एकत्रित करनी है। अभी जो नवनियुक्त मंडलम के अध्यक्ष बने हैं उनका प्रशिक्षण शिविर है आज। हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर माननीय नितिन कुंभालकर जी जो हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आए हैं, वो यहाँ पे जो है नए मंडलम अध्यक्षों की ट्रेनिंग लेंगे। इन लोगों को टास्क दिए जा रहे हैं, कुछ काम दिया जाएगा, तो 10 दिन में इनको पूरा करके जो है पुनः अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष या जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ हैं जनक कुशवाहा जी, उनको जो है वो टास्क कंप्लीट करवा के रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। सर, टास्क में क्या क्या दिया जा रहा है, कैसे सबमिट किया? ये बूथ स्तर तक के विवरण है जो पार्टी के आने वाले चुनाव में पार्टी के कार्य को लेकर जो बूथ स्तर तक के विवरण हमें डाटा कलेक्ट करना है, एक प्रकार से उसकी तैयारी है। एक रणनीति के तहत ये काम किया कराया जा रहा है और जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस का जो है सक्रिय भी रहे क्षेत्र में, इसका जनसंवाद बढ़े जनता के बीच में, और पार्टी की विचारधारा राहुल गांधी जी की सोच है वो हमारे मतदाता तक के, हमारे कार्यकर्ता तक पहुँचे, इसके लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाए। डाटा जो है मतलब डाटा से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे सेक्टर के जो अध्यक्ष बनने वाले हैं वो कौन कौन हमारे पार्टी के एक्टिव लोग, हमारे बूथ की कमेटी जो बनी हुई है पहले से उसको कैसे एक्टिवेट करना, हमारे नए मंडलम अध्यक्षों के नाम और उनके संपर्क, यही डाटा में है। और रही बात भाजपा से किस तरीके से हम चुनाव में लड़ेंगे, वो तो चुनाव के दौरान ही आपको पता चलेगा कि हमारी रणनीति चुनाव में क्या होगी। नहीं तो उसको निकालने के लिए भी तो कोई रणनीति अपने कार्यकर्ताओं को बताई जाएगी इसमें। हाँ, कैसे नहीं, अभी जो वर्तमान में जो है ट्रेनिंग होने वाली है वो जो है सक्रिय कार्यकर्ताओं तक के, बूथ कमेटी तक के कैसे पहुंचा जाए, ये जनसंवाद कैसे बढ़ाएं हमारे सेक्टर मंडलम के अंदर, इसको लेकर जो ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर समस्याओं का निराकरण करने की गुहार लगाई। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में जिला अधिकारियों ने प्राप्त 170 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों की समस्या का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में तहसील बैहर के आदिवासी ग्रामों से आए कुछ ग्रामीणों ने सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर के मैनेजर पर स्वीकृत ऋण नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही उक्त बैंक के मैनेजर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परसवाड़ा जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती मालती उइके ने बताया कि आदिवासी वित्त विभाग द्वारा क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए ऋण की स्वीकृति दी गई थी। ऋण स्वीकृति होने के बाद भी उक्त बैंक मैनेजर द्वारा ग्रामीणों को ऋण प्रदान नहीं किया जा रहा है। हम बताएं। मैं श्रीमती मालती उइके जनपद उपाध्यक्ष परसवाड़ा। मैडम, क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए थे? हम लोग यहाँ आए हैं समस्या लेकर कि शासन द्वारा जो योजनाएं दी जाती हम लोगों को
लोन के संबंध में हम एसी कार्यालय आए थे, एसी साहब से मिले। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए बजट आता है लोन के लिए। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ बहुत सारे बेरोजगार भाई लोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या है। तो बोले लोन के लिए आया है तो आप लोग डाल दीजिए। तो हम सभी लोगों ने फॉर्म डलवाया, मतलब 40 लोगों का हमने फॉर्म डलवाया था, जिसमें से 21 लोगों का आ चुका था। और मैनेजर साहब से भी बोला गया कि 21 लोगों को हम लोग लोन दे देंगे। बार बार हमारे लोगों को बैंक में बुला के और परेशान किया गया और आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं। नाम आ चुका है लिस्ट में उनकी? हाँ, लिस्ट में नाम तो है। कौन सी योजना के तहत ले रहे थे? ये आदिवासी वित्त निगम के तहत। तो क्या बोलते हैं, जैसे आपने एसी साहब से मुलाकात तो की होगी? नहीं, अभी तो एसी साहब भी कलेक्टर कार्यालय आए हैं, वही जनसुनवाई में कि अपना ये आवेदन देंगे। कब से परेशान कर रही हैं सब आप? हम लोग 6 महीना हो गया, फरवरी से वो मैनेजर कल आना आज आना हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और दिन भर बैठाल के रखते हैं और शाम को बोलते कि कल आना, करते करते पूरा यानी 6 महीना हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ऐसे मैनेजर पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और कार्रवाई। वहीं पॉलिथीन विक्रेताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पतंजलि योग व भारत स्वाभिमान समिति द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने पॉलिथीन बैन के नियम को सख्ती के साथ लागू कराए जाने की मांग की। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारत स्वाभिमान समिति के प्रमुख संरक्षक देवी प्रसाद राहंगडाले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि गो रक्षा हेतु पॉलीथीन का प्रयोग बंद किया जाए। पॉलीथीन का प्रयोग के लिए बंद करने के लिए वर्तमान में कानून तो बहुत हैं, लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। और मार्केट में हर आदमी अभी भी पॉलीथीन का उपयोग कर रहा है, दुकानदार भी प्रयोग कर रहा है, खरीदार भी प्रयोग कर रहा है। तो हम ये जन जागरूकता के लिए अपने कलेक्टर महोदय को और अन्य पदाधिकारियों को भी ये संदेश देने के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए, जैसा कि कानून के हिसाब से है, लेकिन उसका पालन करके और पूरी तरह उसको पॉलीथीन बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए। उसी के साथ साथ में हम गौ पालकों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने अपने जो गाय माता का सिर्फ दूध दुहने के अलावा और घर में चारा देने के अलावा जो बाहर निकलती है तो उसका देखरेख करें, उसको आवारा न छोड़ें, क्योंकि आवारा जानवर ही जाकर के पॉलीथीन वगैरह का उपयोग कर लेती है। तो अपने मालिक जो पशु मालिक हैं वही भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी गाय माता पॉलीथीन का। इसी तरह ग्राम बोरेझरी के निवासी टोलीराम आचार्य ने उनकी नाबालिग बेटी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के 4 लोगों पर उनकी पुत्री का अपहरण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीण के साथ उपस्थित अन्य लोगों द्वारा 15 दिनों के भीतर युवती को वापस न लाए जाने पर मरार माली समाज द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी के बोटेझरी ग्राम के रहने वाले लोग हैं, जिनकी 16 वर्षीय पुत्री जो कि 6/5/2018 से घर से लापता है, जिसका इनको शक है कि अपहरण किया गया है। लेकिन इनके द्वारा एसपी ऑफिस में और जो निकटस्थ थाना है उसमें नामजद 4 मुख्य आरोपियों के नाम से FIR दर्ज की गई है और एसपी साहब को भी ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन पिछले 1 महीने से, आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार इनको थाने के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है और उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। चूँकि मरार समाज की ये बेटी है और मरार समाज मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता है और बताना चाहता है कि अगर 15 दिन के अंदर उक्त आरोपियों पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो मरार माली समाज के द्वारा चक्काजाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए शासन और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। और साथ ही हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए और इनकी सुपुत्री को इनके घर पहुंचाया जाए, ऐसी हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। इसी तरह जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम साखा के ग्रामीणों ने नहर के ऊपर बनाई जा रही पुलिया का जल्द निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बंजर परियोजना नहर के ऊपर पिछले 2 वर्षों से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों व पशुओं को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञान सिंह। कहाँ से आए आप? शाखा। कहाँ पड़ता है ये बिरसा जनपद में है। बिरसा जनपद जी। अच्छा, क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए? समस्या ये है कि पुलिया बन रहा है वहाँ पे बंजा परियोजना में, शाखा बस्ती में, तो वो अधूरा है। बैल ढोर जो है ले जाने के लिए बड़ी समस्या है, बारिश की तकलीफ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। किस योजना से बन रहा है ये जी? सिंचाई का है, नहर में है। अब किस योजना से बना रहे हैं अपने को जानकारी। कब से बन रहा है ये तो 2 साल हो गए बनते। तो क्यों अधूरा क्यों पड़ा हुआ है ये? क्या मालूम क्यों पड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके अध्यक्ष से कई बार बात हुई है हमारी। वो बोलता है कि हाँ आज करा देंगे, कल करा देंगे, ऐसा बोलता है बस। तो क्या परेशानी आ रही फिर भी वहाँ पर? अपने को परेशानी ये है कि मवेशी ले जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी है वहाँ। वहीं से ले जाते हैं अपन खेत काम करने के लिए मवेशी। कितने गाँव के लोग परिवहन करते हैं? कितने गाँव के लोग परिवहन करते हैं? धन सिंह कुशरे जी, क्या समस्या जा रही वहाँ पे अभी आपको? समस्या वही है सर, अब क्या है वहाँ पुल बना है, पुल में मिट्टी क्या है, अगले साल हम वहाँ से जांग भर पानी से जानवर ले जाए थे और इन साल वो पाइप डाल के दोनों तरफ ज्वाइन कर दिए हैं, दीवार खड़ी कर दिए हैं। वो भी 6 फीट का कम से कम ऊँची है। अच्छा बदन जी बताइए, 2 साल से काम उसका अटका हुआ है, तो आपने पता करने की कोशिश की कि कभी क्यों अटका है? कई बार तक किए हैं। क्या बोलते हैं? आज करेंगे, कल करेंगे। आज भी फ़ोन किए हम, तो वो ठेकेदार साहब से भी बात किए, उसका सुपरवाइज़र से बात किए, फिर अध्यक्ष साहब हमारे गांव में हैं, उससे भी बात किए। तो शिकायत किए थे आपने कभी उनकी? शिकायत तो बोले उनके तक पहुँचाए हैं बात। आज यहाँ पर आए? आज यहाँ पर आए। क्या चाहते हैं आप लोग को? हमको यही चाहिए साहब कि वहाँ से हमको साधन बने हमारे आने जाने का। वहीं ग्राम कोसमी वार्ड नंबर 11 के वार्ड वासियों ने वार्ड में सीमेंटेड से सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वार्ड में सड़क न होने के चलते वार्ड वासियों को कई दिक्कतें होने की बात कही। महेश मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? कोसमी वार्ड नंबर 11। अच्छा, क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए थे? हम लोग ये समस्या लेके आए कि हमारे स्कूल के बच्चे लोग जो जाते हैं, स्कूल जाने को परेशानी होती है, बारिश में इतनी रोड खराब है कि हम लोग पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसमें WBM भी नहीं करा। WBM भी नहीं है, पूरी मिट्टी डली हुई है उस रोड पे। अच्छा, कहाँ की बात है ये? वार्ड नंबर 11 मेहदीपाड़ा, विजय राइस मिल के पीछे। अच्छा, विजय राइस मिल के पीछे। तो अभी तक सड़क बनी नहीं है? कुछ भी नहीं बनी है। कितने घर के लोग निवास रहते हैं वहाँ पे? हम लोग 15-25 घर के निवासी है। 25 घर के। तो सिर्फ बरसात के समय परेशानी आती है क्या और गर्मी के समय भी परेशानी जाती है? बरसात में, बारिश में ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको चाहते कि हमारी रोड बन जाए वहाँ से। क्या ये पंचायत में आता है क्या नगर पालिका में आ रहा है? पंचायत में आ रहा है। तो सरपंच से शिकायत किए थे अपना? बहुत बार शिकायत हो चुकी है। क्या कहते हैं सरपंच आपको? बना देंगे बोलते बस। गोंदिया स्टेशन में चल रहे ऑटोमेटिक सिग्नल के कार्य के चलते गोंदिया और कटंगी के बीच चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेन काफी लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कटंगी स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने ट्रेन लेट होने और स्टेशन की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। सहारे। कितने देर से इंतजार कर रही हूँ ट्रेन का? 4 घंटे हो गए। अच्छा, काय के लिए जा रही थी बेटा बालाघाट? बालाघाट जाना है, बैंक नहीं हो पाएगा। अभी बैंक बंद हो जाएगी तो क्या काम होगा जी? अच्छा, 5 बजे तो बैंक ही बंद होती है। अब ये ट्रेन जाएगी कब? अभी तो कटंगी से वापस नहीं हुई है। छोटे से बच्चों को लेके जा रही हूँ तो परेशानी। बच्ची है मेरी, छोटी, बहुत छोटी है। स्कूल में शिक्षकों की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित करने शासन द्वारा ई-अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने ई-अटेंडेंस लागू नहीं करने की बात की थी। अभी 11 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर स्कूल शुरू हो गए हैं, तो यह मामला फिर उठने लगा है।
इस मामले में शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील मेश्राम का कहना है कि फिर से ई अटेंडेंस के आदेश आने की जानकारी नहीं है कि ई अटेंडेंस सभी शिक्षकों को लगाना अनिवार्य है। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ई अटेंडेंस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अभी शासन के आदेश को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हो? एम शिक्षा मित्र के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने की बात गवर्नमेंट ने और विभाग ने किया हुआ था, एक्चुअली वहाँ ई अटेंडेंस को वेतन से जोड़ दिया गया है और हमारी भौगोलिक सुविधाएं ऐसी भारत के अंदर है नहीं जो ये एक्सेप्ट करे। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के चलते हमने जिले के अंतर्गत एक मोर्चा 8 संगठनों का बनाया और इस प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को झुकना पड़ा और उन्होंने घोषणा की कि अपमानित करने वाले इस ई अटेंडेंस प्रक्रिया को शिक्षकों के लिए हम समाप्त करेंगे। इसलिए हमने प्रसन्न होकर के उनका आभार भी व्यक्त किया था, लेकिन विभाग इस बात को नहीं मान रहा है, जिसके चलते अनेक समस्याएं खड़ी होना है और पूर्णतः क्रियान्वित भी नहीं होना है। अतः हम सभी ने मिलकर पुनः निर्णय लिया है कि ई अटेंडेंस हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी स्तर पर हमें आंदोलन के लिए आगे जाना पड़े। और अभी तक के विभाग में किसी प्रकार का ऐसा कोई आदेश आने की हमें कोई जानकारी भी नहीं है। क्या अध्यापक शिक्षक लोग अध्यापक शिक्षक कुछ लोग लगा रहे होंगे, इसकी हमें जानकारी पूर्णतः नहीं है, लेकिन हमारी ओर से जिला अंतर्गत, चूँकि मैं संयोजक हूँ इस शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चे का, तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है कि किसी ने ये अटेंडेंस लगाया है। लेकिन अगर किसी ने लगाया हो तो हम उसे जबरन रोकेंगे नहीं, किंतु मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस का भरपूर विरोध किया जा रहा है। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी BR गेडाम ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि ई अटेंडेंस नहीं लगाना है, इसीलिए ई अटेंडेंस लगाना आवश्यक है। सर 11 जून से ई अटेंडेंस शिक्षक को लगाना अनिवार्य है, ऐसे कोई आदेश आया सर? इस संबंध में पहले जो आदेश आए थे कि ई अटेंडेंस सभी को लगाना है ना, उसके बाद मतलब नहीं लगाना है ऐसा कोई आदेश अभी आया नहीं है, इसलिए ई अटेंडेंस लगाना आवश्यक है। सर ये देखिए कि कुछ शिक्षकों द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है ये अटेंडेंस को लेकर। ये शिक्षकों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है ये शासन स्तर की बात है। अगर शासन स्तर से नहीं लगाने के आदेश आ जाते हैं कोई बात ही नहीं। तो ई अटेंडेंस किस किस को लगाना है? ई अटेंडेंस तो पहले जो आदेश में है जो कर्मचारी अवलिक शिक्षक समूह ये सभी को लगाने के निर्देश थे उससे। सर अभी तक कितने लोगों ने इसका मतलब लाभ ले रहे हैं ई अटेंडेंस? अभी इसकी जानकारी तो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जो है वो चावला जी भोपाल गए हुए हैं, वो ही निकालते हैं उसकी जो लिस्ट है, आएंगे तो बता। इसका तो प्रशिक्षण भी होना था, क्या होगा? हमने प्रशिक्षण दे चुके हैं प्राचार्यों को, शिक्षकों को, वहाँ पे MLB में एक बार मीटिंग में सभी को पूरा उसका जो ऐप आया है उसके बारे में सब बता चुके हैं। अब डायरेक्ट चालू होगा? चालू होगा। लालबर्रा में पिछले कई दिनों से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। वहीं 12 जून से तहसीलदार DS मरावी के हड़ताल पर चले जाने से कार्यालय में सभी कामकाज ठप हो गए हैं, जिससे कार्यालय में पहुंचे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और दूर दराज के लोगों को बगैर कार्य के ही लौटना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? बस्ताराम। कहाँ से आए हो आप? अरे बिसोला से आए हो? कौन से काम से आए थे आप यहाँ पे? पेशी थी। तो क्या बोला जा रहा है आपको? क्या बोला जा रहा है? 11 तारीख को आना। तो सर नहीं क्या नहीं है? नहीं है ना कि सब हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल चले गए? तो बाद में आना बोल रहे हैं आपको? हाँ वो अगले महीने में आना बोलते हैं। अगले महीने में? अजय कौशल एडवोकेट लालबर्रा। सर जैसे क्या सर हड़ताल पे चले गए तो आप पे कौन कौन बाधाएं आ रही है कार्य करने में? ये आज से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार महोदय जो है अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के तहसीलदार राजस्व अधिकारी जो है स्ट्राइक में गए हुए हैं, वेतन संबंधी और
कार्य के घंटों के संबंध में से जानकारी मिली है, तो उससे काम तो प्रभावित होते हैं। तो भाई जो केस लगे रहते हैं उनकी प्रोसेस रुक जाती है, और जो गांव के किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, दूर दूर से लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे से आ रहे हैं, उनके काम भी अवरोधित होते हैं। अब हड़ताल तो है, हड़ताल से कार्य तो प्रभावित होता है। और ऐसा सुनने में आया है कि कल हल्का पटवारियों की भी हड़ताल जारी है, जिससे किसानों को भी परेशानी हो रही है जिनसे रजिस्ट्री कराने वाले हैं। मैं तहसीलदार रीडर हूँ सर। जैसे आज तहसीलदार हड़ताल पे गए तो कौन कौन से काम अवरुद्ध हो रहे हैं यहाँ पे आज? लगभग तहसीलदार साहब के यानी उनके नहीं रहने पर तहसील के पूरे कार्य है तो प्रभावित होते हैं। तो जैसे लोग ग्रामों से आ रहे हैं, तो ग्रामों से आ रहे हैं तो जिसमें क्या बोलते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर वाले जितने कार्य हैं वो तो लगभग है। तो आजकल लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जिसकी ड्यूटी रहती है वो लोग निपट जाएंगे वो वाले काम, लेकिन बाकी के काम जो हैं ऑफलाइन वाले वो है तो रह जाते हैं, जिसमें लोगों को सिग्नेचर की आवश्यकता है। जनरली न्यायालयीन वर्क है तो वो बड़े हैं, बाकी दूसरे उतने कामों का प्रोग्राम पड़ा। तो अंदाजा सर कब तक के वापस आ जाएंगे कुछ हड़ताल से अपनी? अभी तो यूनियन के माध्यम से जहाँ तक जानकारी लगी है कि सामूहिक अवकाश लिए हैं आज 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, तो 4 दिनों का। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरसोला में एक 33 वर्षीय युवक संजय कांतोड़े ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा की गई आत्महत्या के कारणों का पता पुलिस लगा रही है। चाय पान की दुकान। मैं सोमेश्वर मोहतुरी, पूर्व सरपंच डोकरबंदी। सर कैसी क्या घटना हुई आपकी आज? ये घटना करीबन 7 बजे की है, दिन में सुबह। दिन में वो रिपोर्ट करने के लिए कृष्णा कांतोड़े ने भांजे लगते मेरे ये डोकरबंदी बुलाने आए, चलना है थाना पे। हुआ क्या, कहाँ की घटना है ये? घटना है बिरसोला प्रॉपर उनके मकान की, घर में पाटन पे। तो इन्हें कैसी क्या, इन्हें फांसी लगा ली अपने आप को? फांसी लगा ली। क्या नाम है उनका? संजय कांतोड़े। कितनी का उम्र होगी उनकी? 32-33 वर्ष लगभग। क्या इन्हें कुछ व्यवसाय करते थे? किसी व्यवसाय में इनका चाय पान ठेला था, मंगोड़े की दुकान थी, कृषि भी करते थे। तो किस कारण से फांसी लगाई ऐसी कोई ये तो कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कोई ऐप भी ज़्यादा नहीं थे। ये पीएम कराने के लिए संजय पिता मोहन कानपुर निवासी बिरसोला का उम्र 35 साल करीब है। जैसा मैंने वाहन चिन्ह देखा, उसके शरीर के गले वाले भाग के ऊपर एक मोटे चढ़ाड़ जैसा रास्ता बंधा हुआ था, ठीक है, जिसकी गार्ड जो है बाएं साइड में थी और चेहरा दाएं साइड में था। तो बाहर देखने के बाद भी लग रहा था कि फांसी है। इसके बाद जैसा कि उसका बाहर शरीर के अलावा तो जीभ पकड़ी हुई है, जीभ फंसी हुई थी और लेटरिन और पेशाब दोनों ही पास हो गया था। आंतरिक परीक्षण करने के बाद ये देखा कि गले की हड्डी अंदर वाली टूट गई है और टूटने के कारण दम अवरुद्ध हुआ है और दम अवरुद्ध होने के कारण, सांस अवरुद्ध होने के कारण ही इसकी मौत हुई है। तो निश्चित रूप से इसकी फांसी लगाने के बाद ही। लालबर्रा के ग्राम पंचायत भवन में स्थित विद्युत बिल संग्रहण केंद्र अमोली में 12 जून को बिजली बिल जमा नहीं किए जाने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां बिल संग्रहणकर्ताओं ने बताया कि बिल संग्रहण के रुपए जमा करने के दौरान 11 जून को स्टेट बैंक लालबर्रा के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए समय से पहले बैंक बंद कर रुपए जमा नहीं किए गए, इसीलिए 12 जून को बिल जमा नहीं किए गए। उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे विद्युत कार्यालय जाकर बिजली बिल जमा करें। इस पर उपभोक्ताओं ने बिजली कार्यालय जाकर बिल जमा किए। प्रमिला में पांडरवानी से हूँ, बिल पटाने आई हूँ और 11 बजे से खड़ी हूँ यहाँ पे
जो बिल लेते हैं वो लोग बिल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका अगला पैसा बैंक में जमा नहीं हो रहा है। यानी पुराना ही पैसा जमा नहीं हो रहा है, इसके कारण ये लोग बिल नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं पब्लिक। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, यानी कितने क्या इतने मुसीबत में सब बुजुर्ग लोग आए अपने काम वाम छोड़ के आए हैं, सब परेशान है, कोई बीमार है, कोई चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा बिल क्यों नहीं ले रहे। राजेश स्वामी लाल वर्रा। कब से आए हो यहाँ पे? 2 घंटा हो गया मैं यहाँ खड़ा हूँ, आगे कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे बिजली बिल का। क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे? बोला क्या जा रहा है आपको? बोला ये जा रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा था, बैंक वाले बिल नहीं जमा कर रहे हैं, क्या नहीं जमा कर रहे हैं, हमें एक प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बात ये है सबको जनता को परेशान होना पड़ रहा है यहाँ पे, परेशान होना पड़ रहा है। कब से खड़े बेचारे 2 या 3 घंटा, कहीं तो खासकर किसान लोग कहीं खेत का काम छोड़ के आए बेचारे अपना। कब से आए हो यहाँ पे? मैं कम से कम करीबन 1 घंटे से आ चुका हूँ यहाँ पे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वही है कि बिल मतलब वो पट रहा नहीं है, बोले पैसे और 2-4 मतलब पहले के पड़े हुए हैं, बोले वो भी नहीं, मतलब बैंक वाला ले रहे हैं, बोले इसकी वजह से बैंक वाले पैसे नहीं जमा नहीं कर रहा है, ले नहीं रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे बिल मतलब जैसे ऑर्डर नहीं आ रहा होगा शायद, इसी की वजह से यहाँ बिल नहीं ले पा रहे, यहाँ पे इंसान पैसा जमा नहीं होता है। तो कितने लोग होंगे यहाँ पे कम से कम आपके? 100 लोग कम से कम यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा 150 लोग हैं। 150 लोग। तो क्या आपके क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हमारा पहले का ही पैसा जमा नहीं हो पाया। कल हम गए थे बैंक 4:30 बजे, जैसे बैंक का नियम है कि 4:30 के बाद वो अपना चैनल गेट में ताला लगाता है, उसका सब पब्लिक का पैसा लेता है। तो हम हर दिन जिस टाइप का रहते हैं प्रतिदिन उस टाइप का कल भी गए, है ना, कल 10/6/2018 11/6/2018। तो हम जब वहाँ बैंक गए तो बैठे रहे, उसके बाद में पूरी 10 से 15 पब्लिक थी जिसका पैसा नहीं लिया गया। ऊपर से 4:30 बजे के बाद चैनल गेट में ताला भी लगा दिए थे और एक ही बात बोले कि पैसा जमा नहीं होगा, और जो पब्लिक को बाकी पूरी पब्लिक वापसी कर दिए। फिर उसके बाद में बैठे रहा, वहीं पे बैठे रहा 5:15 5:30 तक के, फिर भी पैसा नहीं लिया। इस कारण से हम आज यहाँ पे बिल नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा बैंक वाला ही ले रहा है। तो बोल क्या रहा है बैंक वाले, आपको क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? बैंक वाला कहता है कि मेरा टाइम हो गया, पर बैंक का टाइम तो 5 बजे तक के लेने का पैसा। बैंक वाला उससे पहले ही बैंक बंद कर देता है, पब्लिक को 4:45 बजे 5 बजे के पहले ही बोलता है बंद हो गया बैंक, चले जाओ आप। ऊपर 4:30 आपकी जो राशि थी ये तो शासकीय कार्य की थी, आपकी पर्सनल तो थी नहीं, शासकीय कार्य की थी, पब्लिक का पैसा था, फिर भी नहीं लिया। उन्हें मालूम है कि बिजली बिल का पैसा है, डेली जमा करने आते हैं, फिर भी नहीं लिया। और कोई 1-2 लाख रुपए नहीं थे, 3.25 लाख रुपए करीब थे। अब इसे अपने पास तो रख नहीं सकते थे, फिर भी उन्हें लेने से इनकार कर दिया और ऊपर से अब शब्दों का भी उपयोग किया और बोलता है जाओ आपको जहाँ शिकायत करना वहाँ कर दो। उप सरपंच अरविंद पाठक। किसी क्या समस्या है आपकी? समस्या ये हुई कि हम 79 से पंचायत बिजली संग्रहण का कार्य करती है कमीशन पे। रोज़ पैसा हम लोग 4 बजे तक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सीधा बैंक में ले जाके जमा करते हैं। 4:30 बजे तक बैंक का ऐसा है कि 4:30 बजे तक जो चैनल गेट के अंदर चले गया उसका पैसा बैंक लेती। कल हमारा 4:30 पौने 5 लाख रुपए लड़का लेके गया। चैनल गेट के अंदर पहुंचने के बाद चैनल गेट लगाया गया, उसके बाद वहाँ का कैशियर पूछते कि आपने कितना पैसा लाया, तो उन्होंने बताया 4:30 पौने 5 लाख है, तो उससे बिगड़ पैसा लिए वापस कर दिया गया। हमको दिक्कत ये होती कि हम पैसा अपने पास रख नहीं सकते, तो उसके बाद हमने थाने में ले जाके पैसा के आए दिन वो कैशियर हमारे लड़के के साथ अभद्र व्यवहार करता है, हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। और ये मैं नहीं, आम जनता स्टेट बैंक की कार्यप्रणाली से नाराज है। स्टेट बैंक लालबर्रा के प्रबंधक SK वर्मा का कहना है कि कल सर्वर डाउन होने से यह कार्य नहीं हुआ है। SK वर्मा सर, जैसे कि आपकी शिकायत की गई कल पंचायत के थ्रू जो पैसे जमा करने आए थे बिजली बिल के, तो आपके द्वारा लिया नहीं गया पैसे को, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ पे गैस का लेन देन 4 बजे तक होता है, लेकिन फिर भी जो है 5 बजे तक जो है स्थिति देखते हुए हम लोग 5 बजे तक टाइम चेक वगैरह लेने का रहता है, वो हम लोग फिर भी लेते हैं। जैसे कि और यदि कोई आया है, अब इतनी भीड़ है ना, अगर कोई 6 बजे 7 बज रहे हैं तो सामने वाला जो काउंटर पे बैठा है केस काउंटर पे क्लर्क है ना, वो नहीं ले पाता क्योंकि आखिरी में बैलेंस नहीं होता उनका। जैसे उनका कहना है कि वो यदि कोई 5 बजे आता है और खाली है तो हम 5 बजे भी ले लेंगे, 5 बज के 5 मिनट भी है और खाली है यहाँ पे तो कैश जो ले लेते हैं।
ये तो कोऑपरेशन की बात रहती है सर। नो सर, पर जैसे चर्चा में हमने उनसे जानकारी ली, उन्हें बताया कि वो 4:30 में जो उनका टाइमिंग रहता है बिल लेने का, पैसे जमा करने का, वो टाइमिंग टू के अंदर वो 4:30 बजे बैंक में आ गए थे। हाँ, तो देखिए यदि ज़्यादा भीड़ है, अब 4:30 बजे। हाँ सर, उन्हें बताया भी कि वो वेट की उन्हें बहुत देर तक किए, पर जैसे वो आपके पास आए, आप उन्हें बताया कि 3.5 लाख रुपए कुछ जमा करना है, पर आपने बोले कि सीधे आज पैसे जमा नहीं हो पाएंगे, बाहर भगा दिए गए हैं। तो 4:30 बजे भी यदि कोई आ रहा है, तो 5 बजे भी आ रहा है ना, और भीड़ ज़्यादा है तो जमा नहीं हो पाता है, अकेला क्लब क्या कर पाएगा। नहीं सर, स्टाफ तो ठीक है वहाँ तक की, पर सर कल के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। और जो आपकी कल तो सर्वर भी नहीं चल रहा था हमारा, है ना, और सर्वर भी बहुत खराब है। बस सर जैसे वो बता रहे थे कि आए और आपने नहीं दिए, उस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो जैसे यदि कोई होता भी है, बस जैसे वो गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खाते में ही जाना है, तो आप उन्हें वो टाइमिंग के अंदर आने पर आप ले सकते थे पैसे। तो यदि ऐसा कुछ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरबेली के पास जंगल से पुलिस ने बरामद की विस्फोटक सामग्री, नक्सलियों ने छुपा कर रखी थी विस्फोटक सामग्री। राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने कहा, मोदी सरकार ने किए सबसे अधिक विकास कार्य। कांग्रेस के नए मंडलम अध्यक्षों को दिया गया प्रशिक्षण, 10 दिनों में जाना होगा 10 गांव। दूसरे दिन भी रद्द रही ट्रेनें, यात्री होते रहे परेशान। जनसुनवाई में 170 लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। बिरसोला में एक युवक ने लगाई फांसी। ई अटेंडेंस को लेकर असमंजस में है शिक्षक और सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।